नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कतर ने हथियार डाल दिए। जी, आपने सुना होगा कि अभी कुछ लोग कह रहे थे कि साहब कि कतर ने जो है वो 8 लोगों की, जो हमारे जो नेवी के ऑफिसर्स हैं, उनकी अपील को एडमिट करने से ही इनकार कर दिया है। यानी कि देखिए, उनका जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है उसने ये सज़ा सुनाई थी कि भाई हमारे जो 8 नेवल ऑफिसर्स हैं उनको डेथ सेंटेंस दिया जाए। तो उसके विरोध में उसकी जो अपील थी वो भारत ने की थी, उनके 8 की, और अपील उनके जो नेक्स्ट कोर्ट ऑफ अपील है उसमें की गई थी। तो ये खबर आई कि साहब कि कोर्ट ऑफ अपील ने उनको मानने से ही इनकार, यानी एडमिट करने से इनकार कर दिया है, यानी प्राइमा फेसी रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन आज ये खबर आ रही है आधिकारिक सूत्रों से कि अपील तो एडमिट हो गई। तो भाई अपील एडमिट हो गई तो क्यों हो गई? कतर वाले भाइयों को क्या लग गया? क्या हमास से सीज फायर हो गया इसलिए? जी, भारत के बिना आजकल पूरे विश्व में कहीं कोई पत्ता भी नहीं खटकता है। ये पता है ना आपको कि यदि आपको हमास से भी सीज फायर करना है तो उसमें भारत की अनुमति चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भारत और इसराइल जो है वो पूरी की पूरी सामरिक रणनीति आजकल साझा मिलकर बना रहे हैं, और उसमें हमारे जो यूएसए वाले भाई साहब लोग जो हैं ना, जिनके जो आपस में झगड़े चलते रहते हैं, आपको पता है स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट, उनका जो पेंटागन है, वो आपस में झगड़ा करने के चक्कर में इधर उधर कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करते रहते हैं, कुछ लीक कर देते हैं, कुछ कभी कोई स्टेट डिपार्टमेंट कुछ धमकियाँ दे देता है, उनकी तौर तरीके हैं। क्योंकि उनके सारे के सारे जो NGOs हैं उनको भारत ने लगा रखा है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, FCRA लागू कर दिया है। तो ये सब जो है ये हरकतें चलती रहती हैं। लेकिन अपशॉट ये है कि भाई कतर ने अपील भारत देश की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ 8 नेवल ऑफिसर्स अपने एपेलेट कोर्ट में एडमिट कर ली है। अब हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि ये जो हुआ है कार्यक्रम, ये एक डिप्लोमेटिक चैनल से तो हुआ ही है। आपको पता है कि डिप्लोमेसी आजकल जयशंकर जी चलाते हैं, और जयशंकर जी जो है वो पूरी तरह से एक यथार्थवादी अर्थात रियलिस्ट व्यक्ति हैं। वो फालतू की बॉम्बास्टिक उपदेशात्मक भाषा का उपयोग नहीं करते हैं और ना उनमें पढ़ते हैं, और ना उसमें मुझे लगता है कि वो विश्वास रखते हैं। वो उनको अच्छी तरह से पता है कि जब दो देश आपस में अपने संबंध रखते हैं तो वो पूरी की पूरी तरह यथार्थ के ऊपर आधारित होते हैं। जो कुछ कहा जाता है इधर उधर बॉम्बास्ट, वो सब दूसरों को दिखाने के लिए होता है। तो उसी यथार्थवादी रणनीति का, उसी यथार्थवादी डिप्लोमेसी का अनुसरण करते हुए, उसी पर चलते हुए एक बात सीधे सीधे बता दी डॉक्टर जयशंकर ने कि देखो भाई, तुम जो है, कतर को बोला उन्होंने, कतर को बोला कि भाई देखो तुम जो है, तुम कितने भी तुम्हारा ये पर कैपिटा इनकम बहुत अधिक हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली तुम गुलाम हो यूनाइटेड स्टेट्स के। और जिस समय सऊदी अरब ने तुमको ब्लॉकेड किया था ना, उस समय तुमको यूएस नहीं बचाया था, और यूएस ने इसलिए बचाया था कि उस समय जो राज था वो थोड़ा दूसरी तरह का था। आज के ज़माने में सऊदी अरब और यूएस दोनों के दोनों भारत के साथ ही चलेंगे, और यदि तुमको हमास की डील सिक्योर करनी है तो पहले ये जो तुमने ये लोगों को गिरफ्तार कर रखा है ना हमारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए, पहले ये काम करो, उसके बाद ही हम सिग्नल देंगे, तभी जाके तुम्हारा वो हमास वाला जो सीज फायर जो है, जो तुम चाहते हो, वो हो पाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं वह इकट्ठा करके देख लीजिए, और आपको साफ पता चल जाएगा कि हमास के सीज फायर का और कतर के एपेलेट कोर्ट का इन 8 नेवल ऑफिसर्स की अपील को एडमिट करने में क्या संबंध है। उसके साथ साथ आपको पता है कि एक और काम हो गया है, वो जो मैंने बताया था पहले आपको कि वो जो हाउजी लोग हैं जो कि ईरान से समर्थित हैं, ईरान उनको साजो सामान सप्लाई करता है, कतर और ईरान में आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं, दोनों मिल के इसराइल की ऐसी तैसी करने में लगे रहते हैं।
तो वो जब हुआ तो उससे सऊदी अरब पूरी तरह से चिढ़ गया, और सऊदी अरब चिढ़ गया तो उसने यूएस को खटकाया, और यूएस ने भी कहा ना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये तो किसी भी तरह से माना नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने कतर की डिबरी और टाइट की। और मैंने तो ये सुना है, ये देखिए अनऑफिशियल है, मैं आपको ना तो कोई सोर्स डिस्क्लोज कर सकता हूँ इसमें, और ना कोई और भी कुछ कह सकता हूँ इसमें। तो उन्होंने कतर को ये कहा कि भाई देखो, हमारा बेस तुम्हारे यहाँ है, तो उससे तुम ये मत समझ लेना कि तुम हमको ब्लैकमेल कर सकते हो। बेस हम यहाँ से हटा लेंगे, यदि तुम यही चाहते हो तो तुम ऐसा करो कि हमको आप नोटिस दे दो, हम बेस आपके यहाँ से हटा लेंगे, ओमान वाले तैयार हैं, ओमान में कर लेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी है गल्फ़ के अंदर हो, गल्फ़ के मुहाने पे भी हो जाएगा तो चलेगा। इतना सुनते ही कतर की जो सारी लीवरेज थी वो हवा हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं हुजूर, आप बताइए आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा देखो, एक तो इंडिया को तंग करना बंद करो, और तुमको ये हमास वाला जो भी चाहिए तो ठीक है, हमास वाला हम तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे स्टेट डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो बहुत यहाँ पर उछल कूद कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स लॉबीज़ जो हैं हमारे यहाँ की, उनसे थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाएगा, 2-4-10 दिन का जो भी होगा, लेकिन इंडिया के सामने तो तुमको भाई कुछ करना ही पड़ेगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अचानक आपके पास समाचार आता है, पहले समाचार आता है कुछ, और अचानक समाचार आता है कि भाई अपील तो एडमिट हो गई। तो आप मुझसे भी पूछेंगे भाई आपने किस सोर्स से कहा था कि एडमिट नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई। भाई इनका जो है दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिमाग तो उनका ख़राब हुआ था, और भी ज़्यादा इसलिए हुआ था क्योंकि भारत ने जो है वो रिटेलिएटरी मेजर्स आरंभ कर दिए थे। उन मेजर्स में कोई कमी नहीं आई है। भारत ने अपनी गैस सप्लाई के सोर्सेस डाइवर्सिफाई कर लिए हैं, और वो रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं है। भारत ने इसराइल से एग्रीमेंट कर लिया है कि उनको 1 लाख लेबर की सप्लाई वो करेगा। और अधिकतर लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि अरे भाई ये क्या हो गया अचानक, यानी कतर कल तक तो कह रहा था कि हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, और बिल्कुल जोर जोर से अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहा था। आप कह रहे हैं राम 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 राम, भारत भाई राम राम। अरे क्या हो गया तुमको? बस वही वाली बात जो अभी मैं आपको कह रहा था कि वो जो सारे पहले जो भारत ने जो कि मेजर्स लिए हैं उसका तो असर है ही, और अब जो है उनका बाप यानी यूनाइटेड स्टेट्स वो कह रहा है कि ना भाई ना भाई ना, ये तो ना चाल बे, ये तो करना ही पड़ेगा तुमको। अब आप ये देखें कि कतर की स्थिति अब मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छी नहीं है, और इस पूरे प्रकरण में सऊदी अरब जो है वो बहुत ही अधिक इरिटेटेड है। वो इसलिए इरिटेटेड है क्योंकि एक तो वो चूँकि ओआईसी का संस्थापक सदस्य है, ओआईसी में सबसे बड़ी हैसियत उसी की है, सबसे बड़ी हैसियत पूरे मुस्लिम विश्व में सऊदी अरब की इसीलिए है क्योंकि वो जो उनकी सबसे पवित्र जो 2 स्थान हैं मक्का और मदीना, उनका गार्जियन है। तो इसलिए उसको एक्टिंग करनी पड़ती है उम्मा के साथ आने में। लेकिन जो उनका जो रणनीतिक जो पूरा का पूरा परिदृश्य है वो ये है कि वो आईमेक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये सब तमाशे से उनका आईमेक जो है वो एक तरह से स्टॉल हो गया। आईमेक मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, उसमें ओमान भी शामिल होना चाहता है क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल डिज़ाइन है उसमें ये भारत से दुबई और दुबई से रियाज होता हुआ और उसके बाद जॉर्डन होता हुआ सीधे हाइफा पोर्ट से, और फिर हाइफा पोर्ट से फिर सी रूट उसका जाता है ग्रीस पे, पिरायस वहाँ का जो पोर्ट है वहाँ से, और फिर वो यूरोप। तो ये सऊदी अरब का जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन है कि वो ऑयल पर जो उसकी निर्भरता है उससे बाहर निकलना चाहता है, उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है ये। और उसमें कतर के कारण यदि व्यवधान पड़ता है तो वो निश्चित रूप से कतर को भी सबक सिखाना चाहता है, ये कतर को पता है। और यूएस ने उसके कान में जोर से कह दिया है कि बेटा, अगर इस बार गल्फ़ कंट्रीज़ ने या जीसीसी कंट्रीज़ ने इस बार तुम्हारा ब्लॉकेड किया ना, तो वो तुम्हारा जो
वो बैठा हुआ है चाचा, हम तुम्हारे बाप हैं, लेकिन वो जो चाचा है यानी कि भारत, वो भी इनकी सहायता में आएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें चीन का हिसाब किताब करना है और चीन का हिसाब किताब भारत के बिना हो नहीं सकता। हमें हमारी जो लॉजिस्टिक्स की लाइन है, जो सप्लाई लाइंस हैं, उनको हमें चीन से हटाकर रिलोकेट करना है। उसके लिए भी हमें भारत की आवश्यकता है। वो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत के बिना आगे जा नहीं सकती। हम इसको किसी भी तरह से इग्नोर कर नहीं सकते। इसलिए बेटा तुम तो चुपचाप चरण चुंबन कर लो, नहीं करोगे तो फिर बाकी दूसरी चीज़ों के लिए तैयार रहो, और ये हमास हमास तो भूल जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप बात समझ रहे हैं ना कि ख़तर भारत के सामने क्यों झुका। जो दिखता है उसके पीछे बहुत कुछ होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।